निर्देशांक ज्यामिति। आज हम अध्ययन करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। इसके अंतर्गत हम निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा और समकोणीय कार्तीय निर्देशांक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें देखते हैं कि ये निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। निर्देशांक ये किससे बना हुआ है? निर्देशित करने वाले अंक से बना हुआ है। ऐसे अंक जो किसी चीज को क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं, किसी स्थिति को निर्देशित करते हैं, वो कहलाते हैं निर्देशांक। ज्यामिति का तात्पर्य किससे है? ज्यामिति का तात्पर्य रेखा गणित से है। आप लोग कक्षा 6वीं प्राइमरी मिडिल से पढ़ते आ रहे हैं ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति का तात्पर्य किससे है? रेखा गणित से है। तो ऐसे अंक जो किसी चीज को क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं, किसी स्थिति को बताते हैं, वो कहलाते हैं निर्देशांक। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे आते हैं। तो ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निर्देशांक का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में अभी मैंने बताया। अब हम आते हैं उसकी परिभाषा पे आते हैं। ज्यामिति की वह शाखा जिसमें समतल पर स्थित जैसे ये कोई समतल है ये समतल पर स्थित किसी बिंदु, कोई बिंदु है, मान लेते हैं कोई बिंदु P है। समतल पर स्थित किसी बिंदुओं की स्थिति को बताने के लिए, किसी समतल पर स्थित बिंदु की स्थिति को बताने की, उसकी स्थिति को हम वास्तविक संख्याओं के द्वारा उसको निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करते हैं? वास्तविक संख्याओं के द्वारा निरूपित करते हैं। तथा रेखाओं तथा वक्रों को बीजीय समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। रेखाओं तथा वक्रों को बीजीय समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। समतल पर कोई बिंदु स्थित है, उसको निरूपित करने के लिए उसकी स्थिति को बताने के लिए हम वास्तविक संख्याओं को लेते हैं। किसको लेते हैं? वास्तविक संख्याओं को लेते हैं। वास्तविक संख्याओं के द्वारा हम उसकी स्थिति को बताते हैं। वास्तविक संख्याओं को युग्मों द्वारा, युग्म मतलब होता है जोड़ा, दो वास्तविक संख्याओं के द्वारा हम इसकी स्थिति को क्या करते हैं? बताते हैं। इसकी स्थिति को हम निरूपित करते हैं। या फिर जो रेखा है, वक्र है, उसको हम बीजीय समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। ये कहलाता है हमारा, यही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब इसके बाद हम आते हैं समकोणिक कार्तीय निर्देशांक। समकोणिक कार्तीय निर्देशांक क्या होता है? समकोणिक कार्तीय निर्देशांक इसके अंतर्गत समकोणिक कार्तीय निर्देशांक के अंतर्गत हम
समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को सरलतम रूप में बताते हैं। समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को हम सरलतम रूप में बताते हैं, यह कहलाता है हमारा समकोणिक कार्तीय निर्देशांक। इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति का हम पता लगाते हैं, उसकी स्थिति को हम बताते हैं। इसके अंतर्गत समकोणिक कार्तीय निर्देशांक के अंतर्गत समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को हम सरलतम रूप में बताते हैं, यह कहलाता है हमारा समकोणिक कार्तीय निर्देशांक। तो देखिए यहां पे क्या होता है, सबसे पहले हम किसी समतल में सबसे पहले हम एक आड़ी लाइन खींचते हैं। और इसी समतल में हम एक खड़ी लाइन खींचते हैं, एक आड़ी लाइन और दूसरा एक खड़ी लाइन। ये जो आड़ी लाइन को हम दर्शाते हैं एक्स ओ एक्स डैश से, और ये जो खड़ी लाइन है ये जो खड़ी लाइन है इसको हम दर्शाते हैं वाई ओ वाई डैश से। आड़ी लाइन, ये जो आड़ी लाइन को हमने दर्शाया एक्स ओ एक्स डैश से, और ये जो खड़ी लाइन है इसको हमने दर्शाया वाई ओ वाई डैश से। तो ये दोनों का जो कटान बिंदु होता है, दोनों जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और इसको हम O से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? O से व्यक्त करते हैं। और ये जो आड़ी लाइन है, ये जो आड़ी लाइन है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। ये आड़ी लाइन को हम एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो खड़ी लाइन है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो पूरा जो समतल है ये चार भागों में बट जाता है। ये पहला भाग, इस दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा भाग। ये जो इसको हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। ये आड़ी लाइन हमारा कहलाता है एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी लाइन है ये हमारा कहलाता है वाई अक्ष कहलाता है। अब यहां पे इस एक्स अक्ष को हम भुजाक्ष के नाम से भी जानते हैं। इसको हम भुजाक्ष के नाम से भी जानते हैं। एक्स अक्ष को हम भुजाक्ष के नाम से भी जानते हैं, या इसको एक्स अक्ष। और ये जो वाई अक्ष है इसको हम कोटि अक्ष भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोटि अक्ष। वाई अक्ष भी कहते हैं और साथ में इसका दूसरा नाम क्या है? कोटि अक्ष। वैसे हम सामान्य तौर पे इसको एक्स अक्ष और इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। लेकिन इसका नाम भुजाक्ष अक्ष और इसका नाम क्या है? वाई अक्ष का नाम क्या है? कोटि अक्ष है। अब देखिए इस समतल पर मान लेते हैं कि ये जो पहला जो भाग है ये पूरा चार भाग में बढ़ गया। ये चार भाग में जो बढ़ गया तो ये जो पहला भाग जो होता है, एक चार हिस्सा का जो एक
4 टुकड़ा में बांट दिए, 4 टुकड़ा में उसको बांट दिए, तो उसका जो एक हिस्सा है वो चतुर्थांश कहलाता है। जो एक हिस्सा क्या कहलाता है? चतुर्थांश। तो इसको हम पहला चतुर्थांश लेते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पे एक चीज आपको और यहाँ पे जानना है कि एक्स अक्ष, ये जो दाहिने तरफ जो होता है, ये एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा होता है। ये जो होता है एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा होता है। और ये जो बाईं तरफ, मूल बिंदु की जो बाईं तरफ, ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक दिशा होता है। और ये मूल बिंदु से ऊपर की ओर ये वाई अक्ष का धनात्मक दिशा, और ये मूल बिंदु से ये जो नीचे, ये क्या होता है? वाई अक्ष का ऋणात्मक दिशा होता है। ये एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा, ये वाई अक्ष का धनात्मक दिशा, ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक दिशा, और ये वाई अक्ष का ऋणात्मक दिशा। ये हमारा पहला चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश होता है। मान लेते हैं कि इस समतल में कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। अब हम इसकी स्थिति को देखते हैं, इसकी स्थिति को हम देखते हैं। तो यहां से हम एक लंब डालते हैं, एक हमने लंब डाला यहां से P से PM। किस पे लंब डाला? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पे हमने लंब डाला PM, और ये बिंदु P से हमने वाई अक्ष पे एक लंब डाला PN। वाई अक्ष पे हमने एक लंब डाला PN। अब हम ये मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, इसकी एक्स अक्ष से दूरी, इसकी एक्स अक्ष से दूरी, ये बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी मान लेते हैं, ये कहलाएगा एक्स अक्ष से दूरी कहलाएगा। और ये जो होगा हमारा, ये जो होगा, ये P से N, P से N, ये क्या कहलाएगा? बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाएगा, बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाएगा। तो ये दूरी, ये वाला जो दूरी है, ये दूरी को हम ले लेते हैं a, OM बराबर हमने लिया a, OM इक्वल टू लिया हमने a, और ये जो दूरी है, ये दूरी को हम लेते हैं b, ये दूरी को हम लेते हैं b, या इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, ये दूरी क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष के अनुदिश दूरी। किसके अनुदिश दूरी? एक्स अक्ष के अनुदिश दूरी। ये जो दूरी कहलाएगा एक्स अक्ष के अनुदिश दूरी कहलाएगा, और ये दूरी क्या कहलाएगा? वाई अक्ष के अनुदिश दूरी कहलाएगा। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु P है, इसकी स्थिति को बताने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा कोष्ठक में हम पहले एक्स अक्ष के अनुदिश दूरी को पहले लिखते हैं। ये लिखे ए, एक्स अक्ष के अनुदिश दूरी को हम पहले लिखते हैं। उसके बाद ये दूरी किसके अनुदिश है? किसके दिशा में है? वाई अक्ष की दिशा में है। किसकी दिशा में है? वाई अक्ष की दिशा में है। तो ये वाई अक्ष के अनुदिश दूरी है, ये है b। ये क्या है? b है। या इसको आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, इसको x और y भी इसको ले सकते हैं। इसको हम x या y ले लिए, ये भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा x अक्ष के अनुदिश जो दूरी हो गया a, और y अक्ष के अनुदिश दूरी ये हो गया b।
x अक्ष के अनुदिश जो दूरी होती है उसे हम भुज कहते हैं, उसे हम भुज कहते हैं। और y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश जो दूरी होती है उसे हम कोटि कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोटि। पहले हम भुज को लिखते हैं, पहले हम किसको लिखते हैं? भुज को लिखते हैं, उसके पश्चात हम किसको लिखते हैं? कोटि को लिखते हैं। और ये दोनों मान क्या बता रहे हैं? बिंदु P की स्थिति को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बिंदु P की स्थिति को बता रहे हैं कि बिंदु P x अक्ष के अनुदिश कितने दूरी में है और y अक्ष के अनुदिश कितने दूरी में है, ये बता रहे हैं। तो x अक्ष का अनुदिश a दूरी में और y अक्ष का अनुदिश b दूरी में है। तो ये पूरा मिलके ये दोनों, ये इनका जो जोड़ा है, ये मानों का जो जोड़ा है, ये कहलाता है निर्देशांक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? निर्देशांक। किसका निर्देशांक कहलाएगा? बिंदु P का निर्देशांक कहलाएगा। बिंदु P का निर्देशांक AB। पहले कौन सा दूरी हम लेते हैं? x अक्ष के अनुदिश दूरी लेते हैं, उसके पश्चात हम कौन सा दूरी लेते हैं? y अक्ष के अनुदिश दूरी को लेते हैं। और ये जो मानों का ये जो जोड़ा है, ये हमारा कहलाता है निर्देशांक। ये किसी चीज को निर्देशित कर रहे हैं। क्या निर्देशित कर रहे हैं? बिंदु P की स्थिति को बता रहे हैं। और ये जो पहला मान है, ये हमारा कहलाता है x निर्देशांक, और दूसरा जो है वो y निर्देशांक। पहला जो है x निर्देशांक और दूसरा जो है y निर्देशांक कहलाता है। अब इसका निर्देशांकों का निरूपण, निर्देशांकों के निरूपण के बारे में जैसे मैंने अभी बता चुका कि एक छोटे कोष्टक में हम लिखते हैं निर्देशांकों को। किसके अंदर लिखते हैं? एक छोटे कोष्टक के अंदर हम लिखते हैं। छोटे कोष्टक में पहले क्या होता है? भुज को लिखा जाता है। भुज का मतलब क्या है? x निर्देशांक। और उसके बाद हम y निर्देशांक को लेते हैं, मतलब उसके बाद हम क्या लेते हैं? कोटि को लेते हैं। ये कहलाता है हमारा इसको निर्देशांक कहते हैं। बिंदु P का क्या कहलाएगा? ये निर्देशांक। x निर्देशांक ये हो गया, और ये कहलाएगा इसका y निर्देशांक। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि ये पहला भुज को लिखने के पश्चात हम ये छोटा ये अल्प विराम लगाते हैं। पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद अल्प विराम लगाते हैं, उसके बाद हम y निर्देशांक या कोटि को लिखते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु हमने जैसे बताया था कि ये x अक्ष और ये y अक्ष दोनों का जो कटान बिंदु होता है, दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम मूल बिंदु या अंग्रेजी में इसको ओरिजिन कहते हैं। अब जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, जो भी डिस्टेंस, जो भी दूरी हम मापते हैं, वो कहाँ से मापते हैं? मूल बिंदु से, ओरिजिन से। चाहे भुज को मापना हो, इधर जो दूरी हम लेंगे वो कहलाएगा भुज, और इधर जो दूरी लेंगे वो कहलाएगा कोटि। इधर x कोऑर्डिनेट, इधर y कोऑर्डिनेट।
तो इसका जो निर्देशांक होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, इसका जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ये 0 0 होगा, यहाँ पे x 0 होगा और y भी क्या होगा? 0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक है ये 0 0 होता है। x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक और y निर्देशांक। क्योंकि दूरी हम कहाँ से प्रारंभ करते हैं? यहाँ से। दूरी को हम यहाँ से नापते हैं। तो ये मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है 0 0। चतुर्थांश तथा विभिन्न चतुर्थांशों में विभिन्न चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्हों की परिपाटी। निर्देशांकों के चिन्हों की परिपाटी। चिन्हों की परिपाटी। चतुर्थांश तथा विभिन्न चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्हों की परिपाटी। जब हम किसी समतल में, किसी प्लेन में दो लाइन खींचते हैं, एक लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम x अक्ष के नाम से जानते हैं, x एक्सिस के नाम से जानते हैं, और एक लाइन हम लेते हैं वर्टिकल लाइन, ये आड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, और ये खड़ी रेखा, इसको हम x अक्ष कहते हैं, और ये होता है हमारा y अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। और हम जानते हैं कि इधर x अक्ष का धनात्मक दिशा होता है, x अक्ष का धनात्मक दिशा, और इधर x अक्ष का ऋणात्मक दिशा। ये x अक्ष का धनात्मक दिशा, ये x अक्ष का ऋणात्मक दिशा, ये y अक्ष का धनात्मक दिशा, ये y अक्ष का ऋणात्मक दिशा। जैसे देखिए यहाँ पे ये चतुर्थांश शब्द आया हुआ है, चतुर्थांश, जिसे हम अंग्रेजी में इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो है हमारा, ये जो होता है ये पहला चतुर्थांश है, इसको हम पहला चतुर्थांश कहते हैं।
एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ये हमारा पहला चतुर्थांश एक्स ओ वाई। और ये जो है हमारा दूसरा चतुर्थांश एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश। और ये जो है हमारा तीसरा चतुर्थांश ओ एक्स डैश, सॉरी इसको हम लिखते हैं एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश। और ये हमारा चौथा चतुर्थांश एक्स ओ वाई डैश, ये हमारा चौथा चतुर्थांश। तो जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था चतुर्थांश क्या होता है। जब हम किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ये देखो ये पूरा समतल, ये पूरा समतल, ये पूरा समतल कितने भागों में बट गया? 4 बराबर भागों में बट गया। उसमें से जो एक भाग है, उसमें से जो एक भाग है उसे हम चतुर्थांश कहते हैं, उसको हम चतुर्थांश कहते हैं, या अंग्रेजी में उसे क्वाड्रेंट कहा जाता है। इसको हम पहले चतुर्थांश लेते हैं। ये देखिए एक्स अक्ष का जो ऊपर वाला भाग से, इसको यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पे चिन्हों को हमको ध्यान देना है। यहाँ पे इसके पहले हमने ये अध्ययन किया कि किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए समतल में किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए हमें 2 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। एक होता है x निर्देशांक और दूसरा होता है y निर्देशांक। वो दोनों मिलके वो बिंदु का निर्देशांक बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले चतुर्थांश में कोई बिंदु है, तो पहले हम जब निर्देशांक में हम पहले कौन सा निर्देशांक को लिखते हैं? x निर्देशांक को छोटे कोष्ठक में हम उसको प्रदर्शित करते हैं। पहले हम x निर्देशांक को लिखते हैं, फिर अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं, फिर किसको लिखते हैं? y निर्देशांक को। ये बताएंगे यहाँ पे ये वाला x अक्ष आ रहा है पहले चतुर्थांश में, देखिए ये x अक्ष और ये y अक्ष आ रहा है। तो यहाँ पे x अक्ष का मान कौन सी दिशा में है? धन दिशा में है कि ऋण दिशा में है? धन दिशा में है। तो यहाँ पे निर्देशांक में जो चिन्ह होगा, x निर्देशांक का चिन्ह होगा धन होगा। और ये दोनों मिलके पहला चतुर्थांश बन रहा है ना, ये वाला, ये x अक्ष और ये y अक्ष। तो y अक्ष धन दिशा में है कि ऋण दिशा में है? ये भी धन दिशा में है। तो यहाँ पे ये दोनों धनात्मक होते हैं। यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं? धनात्मक। हम चिन्ह के द्वारा ही बता सकते हैं कि वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। वो चिन्ह को देखकर ही हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में ये हम इससे ये वाला अक्ष x अक्ष के ऋण दिशा और y अक्ष के धन दिशा, इससे मिलकर बना हुआ है। x डैश ओ y, इससे मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे x अक्ष का चिन्ह क्या होगा? x अक्ष के लिए चिन्ह यहाँ पे पहले x अक्ष, पहले हमने आपको बताया कि पहले हम x निर्देशांक को लिखते हैं, उसके बाद अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? y निर्देशांक को लिखते हैं। तो ये इसमें क्या आएगा? ऋण, ये ऋणात्मक दिशा है और y का धनात्मक दिशा है, तो ये धन आएगा दूसरे चतुर्थांश में। और तीसरे में देखो ये इससे और इससे मिलके बना हुआ है। ये x अक्ष के ऋणात्मक दिशा से और y अक्ष के ऋणात्मक दिशा, ये दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनका चिन्ह क्या होगा? माइनस
माइनस, ऋण ऋण आएगा, पहले x के लिए, फिर उसके बाद y के लिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इससे मिलकर बना हुआ है, ये x अक्ष का धन दिशा और ये y अक्ष के ऋण दिशा। तो यहाँ पे इनके चिन्ह क्या आएंगे, x निर्देशांक के लिए क्या चिन्ह आएगा, x निर्देशांक के लिए चिन्ह आएगा धन, और y निर्देशांक के लिए क्या चिन्ह आएगा, ऋण आएगा, y निर्देशांक के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था चतुर्थांश तथा विभिन्न चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्हों की परिपाटी। कहाँ पे कौन सा निर्देशांक धनात्मक होगा, कहाँ पे कौन सा निर्देशांक ऋणात्मक होगा, इसके द्वारा हमें जानकारी हो जाता है। जैसे कि अब मैं एक छोटा सा एक उदाहरण लेता हूं, ऋण 2 5 ये किसी बिंदु का निर्देशांक है, किसी बिंदु का निर्देशांक है। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो x निर्देशांक है उसका चिन्ह माइनस है, ऋण है, और y निर्देशांक का जो चिन्ह है वो प्लस है। तो इसको देख के, चिन्हों को देख के आप ये बताइए कि ये जो बिंदु है ये कौन सा चतुर्थांश में आएगा, पहला ऋण दूसरा धन, चतुर्थांश कौन सा चतुर्थांश में आएगा, ये जो बिंदु है कौन सा चतुर्थांश में आएगा। पहला चिन्ह क्या है, ऋण है, दूसरा क्या है, प्लस है, धन है। तो ये कौन सा चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा, ये जो आएगा ये आएगा हमारा दूसरे चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा, दूसरे चतुर्थ। हम उसके आधार पर बता सकते, प्रश्नावली में इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं कि आपको बताना है कि ये बिंदुएं किस चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगी, किस चतुर्थांश में आएगा। अब जैसे कि 2 ऋण 3 ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये बिंदु कौन सा चतुर्थांश में आएगा, चौथे में आएगा, फोर्थ में आएगा। पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। तो चिन्हों को देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो ये हो गया चिन्हों की परिपाटी, कहाँ कहाँ पे कौन धनात्मक होता है, कौन निर्देशांक ऋणात्मक होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं बिंदुओं का आलेखन। 9th क्लास में आप लोग एक ग्राफ प्लॉट करना सीखा होगा, बिंदुओं को कैसे हम ग्राफ पेपर में उसको दर्शाते हैं। ये देखिए, बिंदुओं का आलेखन। बिंदुओं का आलेखन किसी बिंदु को ग्राफ पेपर में दर्शाना
कि उसकी स्थिति कहाँ पे होगी, उसकी स्थिति कहाँ पे होगी। ये कहलाता है हमारा बिंदुओं का आलेखन। ग्राफ प्लॉट करना आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे इधर हम एक पैमाना ले लेते हैं, इधर पैमाना हम ले लेते हैं कि इतनी दूरी को हम 1 कहते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये 4। इधर जितनी दूरी को हमने 1 लिया है उतनी दूरी को हम इधर भी 1 लेंगे। सभी तरफ चारों दिशाओं में हम उतनी दूरी को हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 उतना डिस्टेंस को हम 1 मान रहे हैं। चाहे आप 1 सेंटीमीटर, वो ग्राफ प्लॉट में, ग्राफ पेपर में रहता है, वो खाने बने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अभी तो हम अंदाज से ले रहे हैं। ये हो गया हमारा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा धन 1, धन 2, धन 3, धन 4। इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। अब जैसे कि हमारे पास कोई बिंदु है 2, 3, ये कौन सा चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा? ये जो आएगा दोनों धनात्मक हैं, पहले चतुर्थांश में आएगा। अब देखिए x निर्देशांक क्या है, 2 है। x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक 3 है। अब हम x के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश 2 दूरी चलेंगे, 1 और ये 2, ये 2 दूरी चले। अब y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश कितना दूरी, 3 दूरी। y अक्ष की ओर, y अक्ष की ओर 3 दूरी। तो अब यहां से आगे बढ़िए आप, 1, 2 और ये 3 यहां पे आएगा, ये बिंदु यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो ये होगा हमारा, ये जो बिंदु दी गई है 2, 3, ये निर्देशांक है किसी बिंदु का, उसको हमको ग्राफ पेपर में शो करना है कि उसकी स्थिति कहां पे आएगी। तो ये होगा, इसकी स्थिति यहां पे आ रही, ये हो गया। इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, इसको यहां से इधर, ये दूरी 2 हो गया और ये दूरी क्या हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु को हम ग्राफ पेपर में दर्शा सकते हैं, उसको हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ में उसको हम दर्शा सकते हैं। अब एक आध माइनस वाला भी लेते हैं। ऋण 2, धन 3, ये हमारा बिंदु कौन से चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा? ये जो आएगा हमारा दूसरे चतुर्थांश में आएगा, निगेटिव पॉजिटिव। अब x अक्ष में कितना दूरी चलना है हमको, ऋण 2 दूरी, ऋण 1 और ये ऋण 2। y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश कितना दूरी है, 3 दूरी, धनात्मक है, ऊपर की ओर जाएंगे। यहां से देख लीजिए, इसके डायरेक्ट सीध में 1, 2 और ये 3, ये यहां पे आएगा। ये जो पॉइंट होगा, ये बिंदु, ये इसके लिए है, किसके लिए, -2, 3 के लिए। तो इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु को ग्राफ पेपर में दर्शा सकते हैं कि उसका स्थिति कहाँ पे आ रहा है। ये कहलाता हमारा बिंदुओं का आलेखन। और कुछ उदाहरण कुछ और आप लेके इसको कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का यह कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।